नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम कथा साहित्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत अपने पाठ्यक्रम का दूसरा उपन्यास पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। उपन्यास का शीर्षक है बाण भट्ट की आत्मकथा और इसके रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह उपन्यास पढ़ाना प्रारंभ करें उससे पूर्व आचार्य जी का संक्षिप्त परिचय एक उपन्यासकार के नाते, एक रचनाकार के नाते और उनके साहित्य का व्यक्तित्व कृतित्व जान लेना सभी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के ओझवलिया आरत दुबे का छपरा गांव में हुआ। कि प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत महाविद्यालय काशी में हुई। संस्कृत भाषा पर आपका बड़ा अधिकार है। संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषाओं के द्विवेदी जी बड़े जानकार रहे हैं। 1930 से 1950 तक शांति निकेतन, जो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित बंगाल का एक महत्वपूर्ण संस्थान, मानविकी विभाग का एक बड़ा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय शांति निकेतन, उसमें आपने अध्यापन किया और फिर वहीं विश्व भारती पत्रिका का संपादन भी किया। हिंदी भवन विश्व भारती के संचालक रहे और 1950 में फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर और हिंदी विभागाध्यक्ष रहे। 1952-53 में काशी नागरिक प्रचारिणी सभा के आप अध्यक्ष रहे। साहित्य अकादमी नई दिल्ली के प्रबंध समिति के सदस्य भी रहे। राजभाषा आयोग के सदस्य भी रहे और 1957 में सरकार द्वारा आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। लगभग 7 वर्षों तक आपने पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष और हिंदी प्रोफेसर के दायित्व का निर्वहन किया और उसके पश्चात उसी समय 62 में बंगाल साहित्य अकादमी के टैगोर पुरस्कार से आप सम्मानित किए गए और फिर 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुआ। यह आचार्य जी के व्यक्तित्व का परिचय है जो उनके कृतित्व से महत्वपूर्ण हो गया है। विद्यार्थियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक ऐसे मूर्धन्य साहित्यकार, रचनाकार हैं जिन्होंने साहित्य इतिहास का लेखन किया। आचार्य जी ने आलोचना जैसे गंभीर विधाओं पर काम करते हुए आलोचना के क्षेत्र में भी नई स्थापनाएं की। आचार्य द्विवेदी एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। एक निबंधकार के रूप में आपके निबंधों की शैली, आपके निबंध ललित निबंध के नाम से साहित्य में महत्वपूर्ण बन जाते हैं और उपन्यास विधा में भी आपकी अपनी एक अलग सहभागिता रही है। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के क्षेत्र में हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखकर
महत्वपूर्ण हुए हैं। आलोचना की धारा में, आलोचना के युग में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति की अपनी विशेषताएं हैं। उपन्यास के क्षेत्र में तत्कालीन ऐतिहासिक, सामाजिक, समसामयिक विषयों को लेकर आपने उपन्यास की रचना की है और निबंध, ललित निबंध की दृष्टि से आचार्य जी के निबंध साहित्य में महत्वपूर्ण हैं। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा हम पढ़ेंगे। आत्मकथा को हम शुरू करें उससे पूर्व भूमिका में इस उपन्यास की प्रेरणा और इस उपन्यास के लेखन पर आचार्य जी ने विचार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य में 4 उपन्यास लिखे। बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चारू चंद्र लेख और पुनर्नवा। ये 4 उपन्यास भारतीय संस्कृति, साहित्य, इतिहास को आधार बनाकर लिखे गए उपन्यास हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास आत्मकथात्मक उपन्यास है। इस उपन्यास पर प्रश्न भी पूछा जाता है कि यह उपन्यास आत्मकथा है अथवा उपन्यास है। तो आचार्य जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह आत्मकथात्मक उपन्यास है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में लेखक ने बाणभट्ट की आत्मकथा लिखी है और बाणभट्ट की इस आत्मकथा की भूमिका में उन्होंने कहा है कि इस उपन्यास को समझने से पहले थोड़े से इतिहास की जानकारी होनी आवश्यक है। उन्होंने इस उपन्यास की भूमिका में यह लिखा कि यह उपन्यास मिस कैथराइन की प्रेरणा और उनकी पांडुलिपियों से लिखने की प्रेरणा उन्हें प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि मिस कैथराइन ऑस्ट्रिया के संभ्रांत ईसाई परिवार की महिला हैं और मिस कैथराइन भारतीय साहित्य और विद्याओं के प्रति उनका असीम अनुराग था। अपने देश में रहते हुए भी उन्होंने संस्कृत, हिंदी आदि का अभ्यास किया था और हम भारतीय आश्चर्य करेंगे कि वे 68 उम्र की आयु में भारत आईं और यहाँ लगभग 8 वर्ष तक भ्रमण करती रहीं। उन्होंने प्राचीन स्थानों का, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया। बहुत सारी पांडुलिपियाँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ज्ञान उन्होंने इकट्ठा किया, अनुभव इकट्ठे किए और उन्होंने यहाँ आकर बांग्ला का भी अभ्यास किया। हालांकि लिखने में तो वे इतनी प्रवीण नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने इस भाषा को सीखा। आचार्य जी कहते हैं कि मिस कैथराइन को हम लोग दीदी कहते थे। दीदी बंगाल में दादी को कहते थे और आचार्य जी ने कहा कि वे अपने नाती पोतों की तरह से ही मुझ पर बहुत स्नेह किया करती थी। दीदी बहुत भोली थी। जब वे यात्राएं करके लौटती तो वे अपने यात्रा के अनुभव और उन ऐतिहासिक स्थलों के बारे में हमें बताती और उसका परिणाम होता कि जब वे दिखाती करती तो मेरे कुछ साथी बहुमूल्य चीज़ों को छुपा लेते, दबा लेते, दीदी को पता ही नहीं चलता। लेकिन आचार्य जी ने कहा कि मैं उनकी बातों को सुनता था और बहुत गौर से सुनता था। जब वे घूम करके आती तो वे मानो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की चीज़ों को लिपिबद्ध करना चाहती थी, लिखना चाहती थी। वे अपने अनुभवों को बताती कि मैं वहाँ चांदनी रात में मेरा अपना इस प्रकार का अनुभव रहा।
मैं ऐतिहासिक स्थलों को देखने में मुझे इस प्रकार का अनुभव रहा और अपने सारे अनुभव आचार्य जी और अपने उनके दोस्तों को वे सुनाया करती थी। एक दिन शाम को आचार्य जी दीदी के यहाँ पहुँचे और नौकर से पता चला कि वे दीदी चुपचाप बैठी रहीं और फिर उसके बाद कलम कागज़ लेकर के बैठ गईं और लिखती रहीं लगातार। और रात 3 बजे के बाद वे सोने आईं। जब सुबह उठकर वे चाय पी रही थी तो आचार्य जी वहाँ पहुँच गए और आचार्य जी ने कहा, दीदी ने उन्हें चाय पिलाई और आचार्य जी से कहा कि इस जो कुछ मैंने लिखा है उन कागज़ पन्नों की हिंदी को तो ठीक कर दे और उसे कलकत्ता में टाइप करवा करके ले आ। आचार्य जी ने दीदी से मजाक करते हुए हंसते हुए पूछा कि दीदी क्या कोई पांडुलिपि हाथ लगी है? तो उन्होंने डांटते हुए कहा कि तू एक बार पढ़ करके तो देख। उन्होंने कहा कि मैंने ये अनुभव किया कि स्त्रियां चाहे विदेश की हों चाहे भारत की हों, वे प्रकृति ने उन्हें थोड़ा कमज़ोर किया है। वैचारिक रूप से विदेश की स्त्रियां थोड़ी अधिक स्वतंत्र हैं और भारत की स्त्रियां थोड़ा स्वतंत्र कम हैं। उन्होंने कहा कि देखते देखते जीवन के 68 वर्ष व्यतीत हो गए और वे जो कुछ लिखना चाह रही थी उसको लिखने का प्रयास कर रही थी। दीदी ने आचार्य जी को वे सब दे करके और कहा कि अब मैं ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रुक सकती, अब मुझे जाना होगा। आचार्य जी वह पुलिंदा लेकर के आ गए और उसके बाद आचार्य जी कलकत्ता जा कर के टाइप करवाने के लिए गए तो उन्हें वहाँ समय लग गया। जब टाइप करवाया तो उन्हें पता चला कि वह बाण भट्ट की आत्मकथा है। दीदी को महत्वपूर्ण वस्तु हाथ लगी है। सारी कथा को आचार्य द्विवेदी जी ने पढ़ा तो उनको बहुत आनंद आया। जब लौट करके आए तो पता चला कि दीदी काशीवास करने के लिए चली गई हैं और कोई पता ठिकाना नहीं है। 2 साल तक वह आत्मकथा यूं ही पड़ी रही। आचार्य जी ने अनेक ग्रंथों को टटोला और देखा कि मैं जानने का प्रयास करूं कि कितना सही है कितना नहीं, तो देखते रहे। तो उन्होंने पढ़ा, अध्ययन किया और कहा कि दीदी ने जो लिखा है वह बहुत सुंदर प्रामाणिक और टिप्पणियाँ बहुत अच्छी हैं। बहुत दिनों तक दीदी का कोई समाचार नहीं मिला। अचानक एक दिन मुगल सराय पर दीदी के दर्शन हो गए। जानते हुए भी वे आचार्य जी को अनदेखा करती रहीं। आचार्य जी ने कहा, दीदी आप क्या मुझे नहीं पहचानती? तो मिस कैथराइन ने कहा कि मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। आचार्य जी के कहने पर उन्होंने अपना पता निकाल करके दे दिया और गाड़ी में बैठ करके चली गई। आचार्य जी ने कहा कि वह आत्मकथा मेरे पास पड़ी रही। बहुत दिनों पश्चात मैंने दीदी को कहा कि यह बाण भट्ट की आत्मकथा है, उसका मैं क्या करूं? तो दीदी ने कहा कि इसे प्रकाशित करवा दे। बाण भट्ट की अन्य पुस्तकों की तरह वह जो बाण भट्ट की आत्मकथा है वह प्रकाशित हो गई। लेखक ने कहा कि वह आत्मकथा अपूर्ण ही रही। तो इस भूमिका में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखन की प्रेरणा उन्हें मिस कैथराइन से और उस पांडुलिपि से प्राप्त हुई और उसके पश्चात ही उन्होंने यह उपन्यास लिखा जो प्रकाशित हुआ। तो यह बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की भूमिका का वह महत्वपूर्ण अंश है जिसमें लेखन की प्रेरणा थी। विद्यार्थियों, यह भूमिका भी उपन्यास के अध्ययन से पूर्व जान लेनी आवश्यक है। आप लोगों से एक आग्रह है विद्यार्थियों की इस विषम परिस्थितियों में आप लोग YouTube चैनल का अध्ययन करें। यह आपके लिए उपयोगी है। इसी से आप उपन्यास के बारे में और कथावस्तु और सारी आप अध्ययन के बारे में सारी चीज़ों को जान सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसको देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाण भट्ट की आत्मकथा की कथावस्तु हम कल से पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।